हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी। और हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना आज का चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने दो फैमिली कंटिन्यू कर ली है, तो हमें एक आइडिया तो लग गया है कि हमें इन चैप्टर्स में पढ़ना क्या है। तो हमें इन चैप्टर्स में इन जनरल क्या पढ़ना है बेटा? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, और भी सारी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बस इतना पढ़ रहे हैं हम। तो हमने जब ग्रुप 13 पढ़ा तो हमने सिर्फ बोरोन एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स पढ़े, सिर्फ बोरोन के पढ़े। वहीं पे जब हमने कार्बन फैमिली पढ़ी तो कार्बन और सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा, साथ साथ पढ़ रहे होंगे। अब देखना बेटा, आगे वाली फैमिलीज में हमें बहुत कम टाइम लगना है, बिल्कुल तो घबराने की जरूरत आपको है नहीं। एक बार चलो गो थ्रू डाउट से बाद में हो जाएंगे, पहले हम आज का कंटिन्यू कर लेते हैं जो हमें आज का पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि भाई रोज मैं ये रिकॉल ना कराऊं कि डेट आ चुकी है, कोई बात नहीं, डेट आ चुकी है। पुराना रिवीजन जोरों शोरों से करते रहो, जो चल रहा है उसे बैलेंस करते रहो, और वहां पर कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, लापरवाही किसी तरह की करनी नहीं है, टेस्ट एक भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो करंट सिलेबस का आ रहा हो चाहे पुराने सिलेबस का आ रहा हो, अपना बेस्ट देना है बेटा, ठीक है ना। बाकी तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपकी मेहनत आपके हाथ में है। काफी बच्चे जो पर्सनली मुझसे कनेक्टेड हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम नर्वस हो रहे हैं और टेस्ट की डेट आ गई है। बेटा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो नहीं होना था। ये तो जिस दिन हमने कोचिंग में एडमिशन लिया था हमें तब भी पता था कि यस एक दिन नीट का पेपर देना है, तो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट कि टेस्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, तैयारी आपकी वही है, सिलेबस आपका वही है, घबराने की जरूरत है ही नहीं है, पैटर्न भी आपका वही है, तो कुछ नहीं बदला है, बस अपनी तैयारी अच्छे से करना बच्चों। और ये आपके लिए एक फेस्टिवल होना चाहिए ये पेपर, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, और अपना बेस्ट देना है। नाइट्रोजन फैमिली की अगर मैं बात करूं बेटा, नाइट्रोजन फैमिली को और क्या बोलते हैं बेटा? निक्टोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा? निक्टोजेंस, निकोजेंस, ठीक है, और क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस। क्योंकि बेटा इसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं अपने कंपाउंड फॉर्म में, वो बहुत ही सफोकेशन कॉजिंग गैसेस होती हैं, तो इसलिए इन्हें निकोजेंस बोलते हैं, निक्टोजेंस बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें, कॉमन नेम याद रखना बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी हमारे पास कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या बोलते हैं बेटा? मैंने याद कैसे किया था हमने? दैट इज नाना पापा अस्सी सब भिखारी, ऐसे हमने इस ट्रिक को याद किया था। कोई बात नहीं, अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं बेटा। इसको सारी सेम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वन बाय वन। और हर फैमिली में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कुछ अलग मिलेगा, ठीक है, तो हमें वहां पे फोकस करना है। बात करते हैं बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 की बात चल रही है, कोई शक नहीं है, इन्हें 5A ग्रुप बोलते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो इन्हें निकोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निकोजेंस। और वी कैन प्रोनाउंस इट निक्टोजेंस। तो ये क्यों बोलते हैं बेटा? मैंने आपको बताया अभी, पॉइजनस एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है जिनकी वजह से क्या होता है बेटा? सफोकेशन होता है, सफोकेशन होता है, और एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है इसकी प्रेजेंस की वजह से, ठीक है बेटा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो कि नेचर में कैसे है बेटा? नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी जो कि नेचर में कैसे है बेटा? मेटलॉइड। और एंटीमनी एक मेटलॉइड है, लेकिन जो बिस्मथ है, बिस्मथ कैसा है बेटा? इट इज अ टिपिकल मेटल। इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, तो दैट इज अ टिपिकल मेथड। तो अभी तक हमने बस क्या जाना कि भाई नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, कौन से वो एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बेटा? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक जो मैंने आपको सिखाया था वही तो हमको फॉलो करना है।
तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है बेटा, ब्रैकेट में इनर्ट गैस बोलो, नोबल गैस बोलो, वो गैस प्रेजेंट होती है, और NH2NP3, यहाँ पर n पीरियड नंबर होता है, शेल नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मैंने आपको इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका ये बताया था कि जो सेकेंड शेल होती है उसमें s और p ऑर्बिटल्स को फिलअप किया जाता है, जो थर्ड शेल होती है उसमें भी s और p को फिलअप किया जाता है, d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते कि आप p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरो। एज इट इज बेटा आर्सेनिक फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, और यहां पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं, s d p। फिफ्थ पीरियड में भी कौन से ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं, s d p। और बिस्मथ विच इज अ टिपिकल मेथड, यहां पे सिक्स्थ पीरियड में देखो जी f सबशेल जो है उसकी एंट्री तो फोर्थ पीरियड में ही हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमने वहां भरे ही नहीं, ना ही फिफ्थ में भरे, हमने कहां भरे बेटा, सिक्स्थ पीरियड में। तो यहां पर नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड क्या होता है, s f d और p। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले ब्रैकेट में नोबल गैस मेंशन कर देंगे। तो बेटा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। सेकेंड पीरियड से पहले कौन सी नोबल गैस आती है बेटा, हीलियम। हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जिनॉन। यही आते बेटा हमारे पास, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। भाई ये तो पता है कि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है जी, 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने भरने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है। तो यहां पर अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, बस n की वैल्यू रखते चले जाओ, s और p भरना है, ठीक है। कौन से पीरियड से, सेकेंड पीरियड। तो क्या आ जाएगा बेटा 2s2 2p3। नियॉन बेटा थर्ड पीरियड से s और p को भरना है, 3s2 3p3। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पीरियड से आर्सेनिक है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड sdp, तो sdp। अब फोर्थ पीरियड है तो इधर आ जाएगा बेटा 4, इधर आ जाएगा बेटा 4, लेकिन ये कौन सी शैल होती है, पेनल्टीमेट शैल होती है, पेनल्टीमेट शैल होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 3d। तो ये तो 4s2 4p3 ही रहेगा, लेकिन इधर कितना आ जाएगा बेटा 3d 10, क्योंकि 3d में जब 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तभी तो हमने इस 4p में इलेक्ट्रॉन भरा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीमनी की। एंटीमनी का पीरियड नंबर कौन सा बेटा, फिफ्थ। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड क्या होगा बेटा, वही sdp। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा 5s2 4d10 4p3। क्लियर है बेटा। एज इट इज बिस्मथ का क्या हो जाएगा बेटा 6s2 4f14 5d10 6p3। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बेटा ns2 np3। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, अपने अपने ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा बेटा ns2 और ये रहा मेरा np3। यहां तक हमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, अगर मैं बात करूं सिर्फ नाइट्रोजन एटम की बेटा, तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 2s2 2p3, और 2d तो होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बना पाएगा,
इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि यहाँ पर इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना है, मान लो अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा, ये S हो गया, ये P के 3 हो गए, और ये हमारे पास D के 5 ऑर्बिटल्स हो गए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के केस में क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो इसमें एक बचा, ये 3 एज इट इज, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 बॉन्ड बना पाएगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है जब हम उसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जा रहे हैं, या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये हमें बहुत सारी चीजें बताने में हेल्प करता है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स का। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो p ऑर्बिटल है ये कैसा है बेटा, हाफ फिल्ड है। कैसा है बेटा, हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले ये सभी एलिमेंट्स हैं, सभी का हाफ फिल्ड है आउटर मोस्ट शेल, देख पा रहे हो, लास्ट 3p3 4p3 4p3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5p3 आएगा ना बेटा, ठीक है, यहाँ पे 5p3 आएगा, 6s2 4f14 5d10 6p3, परफेक्ट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो सभी में आउटर मोस्ट शेल में p ऑर्बिटल है और वो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। हाफ फिल्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये सिमेट्रिक होते हैं। एक्सचेंज एनर्जी यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर बराबर है तो वो आपस में एक दूसरे का ऑर्बिटल एक्सचेंज कर सकते हैं, और वो उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा हमारे पास हाफ फिल्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कैलकुलेट करना हमने सीखा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज पढ़ी होगी। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब जो स्टेबल है बेटा, जो स्टेबल है उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसे किसी के साथ बॉन्ड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता। दैट्स वाई ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अभी बात की है इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इनका अरेंजमेंट कैसा होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा। तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन की भी हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर अकरेंस हमने रिप्रेजेंट किया गया है कि इनकी क्या अकरेंस होती है। अकरेंस मतलब बेटा ये किस तरीके से पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा नाइट्रोजन की भी, 78% ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए हमने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन का भी अकरेंस मेंशन कर लेना बेटा। एपेटाइट फैमिली, बेटा एपेटाइट्स जो होते हैं ये उनका जनरल फॉर्मूला होता है Ca9PO4 होल 6 CaX2। यहां पर अगर फ्लोरीन लग जाए, यहां पर X की जगह फ्लोरीन लग जाए तो ये हो जाएगा फ्लोरो एपेटाइट, क्लोरीन लग जाए तो ये हो जाएगा क्लोरो एपेटाइट, और OH लग जाए, ठीक है, तो दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एंड दिस इज यूज्ड इन, ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये यूज होता है एज अ टूथ एनिमल। कैसे बेटा, एज अ टूथ एनिमल। तो फास्फोरस एक एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली का ही, उसकी अकरेंस कहां कहां पर है ये बता रखा है। तो क्या याद रखना है बेटा, आपको सिर्फ ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। क्या है बेटा, Ca9PO4 होल 6 डॉट CaX2, इसे हम कहते हैं एपेटाइट। अब यहां पे हमने सिंपल आपको क्या बता दिया कि अगर X क्लोरीन हुआ तो उसे हम कह देंगे क्लोरो एपेटाइट, क्लोरो एपेटाइट। अगर यहां पर X फ्लोरीन हुआ तो वो हो जाएगा फ्लोरो एपेटाइट। अगर यहां पर X OH हुआ तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से होता है इनका अरेंजमेंट। ये इसकी क्या थी बेटा, दैट इज अकरेंस। आगे हम बात करते हैं इनकी और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ बेटा, एटॉमिक रेडियस की तरफ।
अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हमें ये पता है, क्या क्या पता है बेटा, कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा, तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर इंक्रीज होती है, शेल नंबर इंक्रीज होती है, तो फिर साइज इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहां पे पता है क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस एज इट इज बेटा। लेकिन जब हम एंटीमनी से आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ आते हैं तो देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन साइज, देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन साइज। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका ऑर्डर यही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहां पर दूर दूर तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप आने पर, जैसे बाकी सब में होता था कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, सब शेल इंक्रीज हो रहा है, सब शेल इंक्रीज हो रहा है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर साइज इंक्रीज होता था। लेकिन हमने क्या पढ़ा बेटा, जब हम यहां से यहां आए और जब हम यहां से यहां आए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर हमने ऑब्जर्व किया पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। इनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो साइज जितना इंक्रीज होना चाहिए था वो साइज उतना इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि भाई शेल नंबर बदल जाना मतलब साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। तो यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूं इन केस कभी पूछ लिया जाए कि भाई ग्रुप 13-14 में तो आपने एक्सेप्शन बताया, लेकिन क्या ग्रुप 15 में इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता? बिल्कुल होता है। ग्रुप 15 में भी काफी एक्सेप्शंस का रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो यहां पर भी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ आते हैं तो साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, अच्छा खासा साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर स्मॉल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू रीजन मैंने आपको बता ही दिया, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इनका साइज उतना इंक्रीज नहीं होता। तो बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, इसमें साइज एकदम इस तरीके से होता है। आयनिक रेडियस हमने पढ़ा हुआ है कि आयनिक रेडियस हम कैसे कंपेयर करते हैं। आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, फिर उसके बाद जो पेरेंट एटम होता है और उसके बाद जो हमारा कैटायन होता है। तो कभी भी अगर आयनिक रेडियस कंपेयर करनी पड़ जाए और एक पर्टिकुलर एटम की बात हो रही है तो इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पीरियोडिक टेबल दैट जो हमारे पास एनायन होगा उसका कंपैरेटिवली ज्यादा रेडियस होगा पेरेंट एटम से एज कंपैरेटिव टू कैटायन। तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एनायन पार्ट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब वो पेरेंट एटम फॉर्म में है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस कैटायन को। तो साइज का ऑर्डर हमेशा ये फॉलो होगा। क्लियर? तो ये दो चीज ध्यान रखना बेटा। अब देखो आपके प्रूफ के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इन सबकी रेडियस डिस्कस की है। तो यहाँ पर आर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे आर पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेडियस ऑफ फॉस्फोरस एटम। यहाँ पे आर ए एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ आर्सेनिक। यहां पर आर एस बी रेडियस ऑफ एंटीमनी, आर बिस्मथ रेडियस ऑफ बिस्मथ। अब ये जो मेटल्स हैं इनकी रेडियस को एक बार देखो बेटा ध्यान से। जब हमने देखा नाइट्रोजन की रेडियस है 70 पिकोमीटर, याद नहीं करनी है, याद नहीं करनी
है ओनली कंपैरिजन, ओनली कंपैरिजन, ये याद रखना बेटा। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैम आप तो वैल्यूज भी देने लग गए अब याद करने के लिए, ठीक है। तो ये बस आपको प्रूफ करने के लिए है। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर नाइट्रोजन एटम की रेडियस कितनी है 70 पिकोमीटर, फास्फोरस की कितनी है बेटा 110 पिकोमीटर। यहां पर देखो फिर फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ आए 121 पिकोमीटर, देन 141 पिकोमीटर, देन 148 पिकोमीटर। क्या ऑब्जर्व किया बेटा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पर बहुत ही स्मॉल इंक्रीज हो रहा है। देखो बेटा ध्यान से, फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा 40 पिकोमीटर। नेक्स्ट बेटा आर्सेनिक और फास्फोरस का जो डिफरेंस है 11 पिकोमीटर। नेक्स्ट बेटा एंटीमनी और आर्सेनिक का जो डिफरेंस है 20 पिकोमीटर। बिस्मथ और एंटीमनी का जो डिफरेंस है 7 पिकोमीटर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आए ये रेडियस का डिफरेंस कम होता चला गया। तो ये क्यों हुआ बेटा मैंने बता दिया, फिर से बता देती हूं। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस किसका बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, वो बढ़ेगा तो साइज में कम चेंज आया, ठीक है बेटा। तो ये यहां पर देखो ध्यान से, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस सिर्फ शेल नंबर डिफरेंस था, लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जब आए तो यहां पर डी के 10-10 इलेक्ट्रॉन आए। जब डी के 10-10 इलेक्ट्रॉन आए तो वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। यहां पर भी डी के 10 इलेक्ट्रॉन, और जब 5th से 6th पीरियड की तरफ आए तो यहां पर तो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें, जो कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने की वजह से क्या क्या हुआ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति कंपैरेटिवली अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो फिर साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना साइज नहीं बढ़ा। सिंपल ये कंसेप्ट था बेटा जो मुझे आपको समझाना था। अगर मान लो पूछ लिया जाए क्या यहां पर वो इफेक्ट नहीं लग रहा जो बाकी फैमिलीज में था, बिल्कुल लग रहा है, 13-14 में तो 15 में भी है, लेकिन कंपेरेटिवली कम इफेक्ट लग रहा है, कंपेरेटिवली कम इफेक्ट लग रहा है, इसीलिए यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं आया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। यस बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमें कोई शक नहीं है मैम, ये अगर न्यूक्लियस है, ये अगर शेल्स हैं, तो अगर आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। तो अगर सिंपली ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, होती सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लेकिन यहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक मिनट बेटा, हमने साइज में फिर से तो गलती नहीं कर दी ना, नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, NS2 NP3। तो ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल electronic configuration, nitrogen family have high ionization enthalpy। क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा ही होगी, क्योंकि हाफ फिल्ड वाला भी
स्टेबल क्यों होता है, हाफ फिल्ड वाला स्टेबल होता है ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट। सिमेट्रिक यानी कि 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट एंड मोर एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है बेटा, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सेम स्पिन की डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रॉन्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 2p का ऑर्बिटल है, मान लो 2p के ऑर्बिटल में ये 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि यहां पर इनकी एनर्जी बराबर है, तो एनर्जी कैसे मेजर किया करते थे बेटा, N+L रूल। याद आ रहा है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए N+L देखो, तो आपने देखा N बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तीनों के लिए N2 है, तीनों के लिए L की वैल्यू 1 है। जब p सबशेल होता है तो L क्या होता है 1, तो तीनों के लिए 2 + 1 3 आ रही है N+L की वैल्यू। तो तीनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बराबर है, प्लस तीनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन सेम है। अगर अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन तो अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में ऑर्बिटल्स एक्सचेंज कर सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन होगी। तो इसीलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एज इट इज नाइट्रोजन फैमिली के साथ है। नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स हमने देखा कि यहाँ पर सभी का जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वो हाफ फील्ड है, स्टेबल है। दैट इज द रीजन कि अगर हम कंपेयर करें, होना क्या चाहिए था बेटा, हमने ये पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अलोंग द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन फैमिली आती है, तो ऑक्सीजन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है बेटा, ग्रुप 14 जिसको अभी हम पढ़कर आए दैट इज कार्बन फैमिली, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, आयनाइजेशन एंथैल्पी NS2 NP3। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। तो ये हमारे पास जो तीनों फैमिलीज हैं, अगर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखा जाए तो ग्रुप 16 से ज्यादा ग्रुप 15 की होती है और ग्रुप इससे ज्यादा तो इसकी होनी ही थी। तो इसका रीजन तो क्लियर है भाई, इन फैमिली मेंबर्स का साइज क्या होता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो रीजन आपको समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि ये जो हैं नाइट्रोजन फैमिली वाले कैसे हैं बेटा, हाफ फिल्ड है। और जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक अरेंजमेंट रखते हैं और उनकी एक्सचेंज ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी, उनकी एक्सचेंज एनर्जी भी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और वो ज्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल जो है वो चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं देना चाहेगा, लेकिन हम तो फिर भी निकालेंगे। हम फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस केस में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट इज द रीजन। ये पॉइंट याद रखना बेटा कि ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा ग्रुप 15 की होती है। हालांकि ये एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा हुआ है, जब पीरियोडिक टेबल में हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते थे तब ये पॉइंट हाईलाइट होता था। तो यार ये नीचे लिखा भी हुआ था ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर भी हमने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एक्सेप्शन कोई नहीं होता है ना, पॉइंट सारे वेरी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इनकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब पता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमेशा ध्यान रखना,
नॉट ओनली फॉर नाइट्रोजन फैमिली। जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हैं, मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन गया बेटा, N+ बन गया। और यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, N+2। और यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे मैं बोलूंगी दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर यहां से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये बन जाएगा N+3। और यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे मैं बोलूंगी दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया ये क्या है, IE1, IE2, IE3, दीज आर सक्सेसिव लाइन वाइज जो हम बताते हैं ना आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, तो ये ऑब्वियस है बेटा, जब हम किसी सेम एलिमेंट की बात करते हैं, जब हम किसी सेम एलिमेंट की तीनों आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ऐसा क्यों बेटा, समझना। हमने ये पढ़ा हुआ है जब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है, अट्रैक्शन कंपैरेटिवली बढ़ गया। अब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और उसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा देनी पड़ेगी। जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली और बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहां पर इसको और ज्यादा देनी पड़ेगी। Not only for nitrogen family, for every family, for every element, जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी तो इसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा कौन सी होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी हमारे पास, सबसे कम होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी, उसके बाद होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसके बाद होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्वेश्चन में वैल्यूज कभी नहीं देगा, क्वेश्चन में वैल्यूज कभी नहीं देगा, लेकिन कंपैरिजन करवा के आपसे जरूर पूछ लेगा कि यार यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। क्लियर बेटा। तो अगेन ये तो है ही है, अलोंग पीरियड, जब हम अलोंग पीरियड जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने का रीजन क्या है बेटा अलोंग द पीरियड, बिकॉज साइज डिक्रीज होता है एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है और एक्सेप्शन का रीजन यही होता है कि जो ग्रुप 15 के फैमिली मेंबर्स होते हैं ये हाफ फिल्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने ये पढ़ा भी हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हमने क्या पढ़ा था बेटा, अलोंग द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए थी। क्लियर, सबसे ज्यादा इसी की होती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर हमने 2 एक्सेप्शन पकड़े थे और वो एक एक्सेप्शन था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में और एक एक्सेप्शन था बेरिलियम और बोरोन के बीच में। ये मैं क्यों रिकॉल करा रही हूँ बेटा, ताकि आपको लगे हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, ये हमने पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया था, बट जब हम पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रहे हैं तो ये चीजें हमें रिकॉल करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या रीजन था बेटा, यहाँ पर तो था कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, दैट इज 2s2, और यहाँ पर जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p1। अब इस केस में दोनों का शेल नंबर सेम, लेकिन यहां पर जो इफेक्ट लग रहा था वो था पेनिट्रेशन पावर।
यानी कि एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। दैट्स वाई यहाँ पर एक्सेप्शन आया था और ये सिंबल इस तरीके से था। और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4। तो हमने पढ़ा था जो हाफ फिल्ड होता है, जो स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कंपैरेटिवली एनर्जी देनी पड़ेगी ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर सिंबल ये होता है। तो ये हमारे पास IE1 का ऑर्डर था सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। तो बस हमने यहाँ पर वही रिकॉल किया है बेटा, यहाँ पर हमने वही रिकॉल किया है। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, तो पहली बात हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा हुआ है कि मान लो कोई भी है ए और बी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी प्रॉपर्टी है, हम उसे कंबाइंड स्टेट में ही बता सकते हैं। पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ, ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं आइसोलेटेड स्टेट में, जब वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड स्टेट में। तो यहाँ पर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज मोर देन A, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कर लेगा तो ये इसे यहाँ ले जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चला जाएगा। तो हमने जो ये वर्ड बोला ना कि ये टेंडेंसी इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो अट्रैक्ट कब कर पाएगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। क्या मैम ये हमको रटनी है? नहीं बेटा, ये आपको याद नहीं करनी है। क्लियर? क्योंकि ये वैसे भी वेरिएबल प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वेरिएबल है, वेरी करती है एलिमेंट टू एलिमेंट। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हो तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन क्लोरीन को कंपेयर कर रहे हो तो नाइट्रोजन की ज्यादा है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये साथ के साथ वेरी करता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन एंटीमनी, आर्सेनिक एंड देन एंटीमनी और बिस्मथ की लगभग बराबर होती है। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है। तो ऑर्डर क्या आ गया बेटा, सिंपल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये याद रखना बेटा, एंटीमनी और बिस्मथ का लगभग बराबर होता है। यानी कि अब तक हमने जितने भी ऑर्डर पढ़े नाइट्रोजन फैमिली में, एटॉमिक रेडियस नो एक्सेप्शन, आयनाइजेशन एंथैल्पी नो एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप नो एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हो गया इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बोर्ड पे देखने से पहले मेरी बात को सुनना और जवाब देना। भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी एलिमेंट मेल्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट कोई भी एलिमेंट बॉइल हो जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? उसके लिए ये तो हमने पढ़ाई हुआ है कि जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक एक्सेप्शन आया और उस एक्सेप्शन का रीजन क्या है उसे ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाने पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। कैसे? पढ़ा हुआ है यार। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होने पर वही नाइट्रोजन फैमिली जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रही थी, उसके NS के जो इलेक्ट्रॉन है वो अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। NS के इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डाउन द ग्रुप आते आते
कंपेरेटिवली जो एलिमेंट्स है वो बॉन्ड कब बनाएंगे, कम बनाएंगे। अगर वो बॉन्ड कम बनाएंगे तो बॉन्ड कम होंगे तो टेम्परेचर भी कम रिक्वायर्ड होगा उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो डाउन द ग्रुप आने पर जो एक्सेप्शन आता है, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, वो वहां पर स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहानी फिर से सुना रही हूँ, ध्यान से समझना। दैट जनरली on moving down the group, molecular mass increases, van der Waals forces increases, and melting point and boiling point also increases. Clear? Melting point और boiling point क्या होता है, increases. But note, on moving down the group, in nitrogen family, inert pair effect, due to inert pair effect, due to inert pair effect, क्या होगा बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने पर NS के वो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनने चाहिए थे वो कम हो गए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले ज्यादा बन रहे थे, अब कम बनेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर कम बनेंगे तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर अगर कम देना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली डिक्रीज होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ बेटा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन बिल्कुल डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां तक डाउन द ग्रुप सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ। क्लियर? और ऊपर क्या चला, ऊपर जो हमारे पास ऑर्डर आया उसका रीजन ये रहा, क्योंकि भाई इनिशियली डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, वंडर वॉल वीकेस्ट वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा, एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में, एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ जाते समय 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 14 उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था, जिसकी वजह से जो NS के दो इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा टाइटली बॉन्डेड हो गए। ज्यादा टाइटली बॉन्डेड हो गए तो उन्होंने बॉन्ड बनाने से मना कर दिया, तो जो NS के दो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो गए। इनर्ट हो गए तो नंबर ऑफ बॉन्ड कंपैरेटिवली कम बने। नंबर ऑफ बॉन्ड कम बने तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आया। क्लियर बेटा, ये ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक सब कुछ भला चंगा था, हमारा मेल्टिंग पॉइंट सीधा सीधा बढ़ रहा था। लेकिन आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ जाते समय बड़ा मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन कंपैरेटिवली कम बड़ा। तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या आया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। दैट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? देख लो एक बार ध्यान से बेटा, ये तो स्लाइटली इंक्रीज डिक्रीज चेंज हुए, लेकिन एक बार इसको ध्यान से देख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से एक्सेप्शन आया मेल्टिंग पॉइंट में। ओवरऑल ऑर्डर बिल्कुल पूरा याद रखना है। यहाँ पे ना ये साइन थोड़ा सा गलत लगा हुआ है बेटा, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है ना? फिर ये ओवरऑल ऑर्डर एकदम सही है।
तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है बेटा, सबसे कम नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर बिस्मथ, फिर एंटीमनी एंड देन आर्सेनिक। आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से बेटा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या हुआ, सेम रीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा, एंटीमनी एक्सेप्शनली इसका कम डिक्रीज हुआ। तो अब यहाँ पर ऑर्डर क्या आया बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। तो यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ बेटा, नाइट्रोजन से एंटीमनी तक, नाइट्रोजन से एंटीमनी तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ बेटा, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। लेकिन एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ जाते समय बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने का रीजन क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने का रीजन यही है कि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड कंपैरेटिवली कम बन रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड कंपैरेटिवली कम बन रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का, और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आया है। तो यहाँ मैंने 5 स्टार लगा दिए हैं। ये ऑर्डर याद करना है और ये ऑर्डर याद करना है, मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का। आई थिंक बेटा रीजन एकदम क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, दैट इज हाँ एनोमलस बिहेवियर। अब एनोमलस बिहेवियर हम सभी का देख रहे हैं, एनोमलस बिहेवियर यानी कि डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। अगर हम नाइट्रोजन की एनोमलस बिहेवियर की बात करें तो नाइट्रोजन शोज एनोमलस बिहेवियर, नाइट्रोजन शोज एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, अपना स्मॉल साइज होने की वजह से। सब में ये सेम पॉइंट्स हैं, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब सबको पता है ना बेटा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, चार्ज जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि भाई सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होता है, सेकेंड पीरियड में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। तो अगर हम बात करें इसके एनोमलस बिहेवियर की तो ये अपने रेस्ट मेंबर से कंपैरेटिवली डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। कैसे बेटा, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, डायएटॉमिक गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, 941.4 किलो जूल पर मोल, ऑलमोस्ट इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करना चाहता। अब ऐसा क्यों होता है समझना है बेटा ध्यान से। ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जी पहले सबसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है इसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, यहां पर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसकी टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की, इसकी है कार्बन की तरह कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्यों?
क्योंकि भाई साइज छोटा है, हाँ जी ठीक है, साइज छोटा है तो यहां पर इनके पास जो प्रेजेंट p ऑर्बिटल्स होंगे, इनके पास प्रेजेंट जो p ऑर्बिटल्स होंगे, उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव साइडवाइज, साइडवाइज बोलो या बोलो बेटा आप इसे कोलेटरल, इफेक्टिव या साइडवाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से ये टेंडेंसी रखता है कि ये बॉन्ड बनाए। इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना लिया, अब N2 जो बनता है इसमें दो दो पाई बॉन्ड होते हैं, इतनी अच्छी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। क्यों भाई, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन इतना ज्यादा, साइज इतना छोटा, उसके बाद पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो इनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है और उस वजह से ये N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हमारी इस एयर में N2 गैस प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन फिर भी सबके साथ रिएक्ट कर जाता है लेकिन नाइट्रोजन सबके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, तीन तीन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट है, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो रूम टेम्परेचर पे इसलिए नाइट्रोजन हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन वहीं पे मैं और एलिमेंट्स की बात करूं, लाइक फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया। सबसे पहले अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो आपने जरूर सुना होगा कि फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके हम कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, ये P4 फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर ये बनाता सिग्मा बॉन्ड ही है, बनाता सिग्मा बॉन्ड ही है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसकी टेंडेंसी नहीं है कि ये पाई बॉन्ड बना सके। क्यों नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, तो ये एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तभी ये P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टेट्राटोनिक सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्या बेटा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है बेटा, कम होती है, किससे, इनसे। और ये रूम पे टेम्परेचर पे रिएक्टिविटी भी होती है इनकी, क्योंकि इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो होते हैं ये इनकी एलिमेंटल स्टेट होती है बेटा। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो ये इनकी एलिमेंटल स्टेट है, रूम टेम्परेचर पे ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैम कैसे डिसाइड किया टेट्राटोनिक सॉलिड है, बेटा यहाँ पे इनके पास एक एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, इनके पास एक एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो हमने कैलकुलेट करना सीखा था हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये एक एटम कितने सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है और एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो नाइट्रोजन अपने रेस्ट मेंबर से कंपेरेटिवली क्या होता है बेटा, इन सब रीजंस की वजह से, छोटा साइज, पोलराइजिंग पावर हाई, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी चीजों की वजह से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है रेस्ट मेंबर से, जिनमें से एक प्रॉपर्टी है उसकी कौन सी, कि वो खुद तो एग्जिस्ट करता है किसमें बेटा, डाई एटॉमिक गैस फॉर्म में, लेकिन बाकी जो है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक फॉस्फोरस का टेट्रा एटॉमिक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना, यहाँ पर इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का होना और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना। तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है, बाकी सबकी टेंडेंसी नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इनकी और क्या एनोमलस इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, तो ये तो हमें पता चल गया बेटा, क्या एनोमलस बिहेवियर से हमें ये तो पता चल गया कि एक प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही है, क्लियर, एक प्रॉपर्टी तो अफेक्ट हो ही रही है, कौन सी बेटा, दैट इज कि यहाँ पर इनका बॉन्ड बनाने का तरीका अलग अलग है। ऐसे ही बेटा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी अफेक्ट करता है। कैसे बेटा, हमने कैटिनेशन के बारे में पढ़ा है। कैटिनेशन का मतलब क्या था भाई, कैटिनेशन का मतलब था सेल्फ लिंकेज या फिर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और सेल्फ लिंकिंग की बात करो तो ये भी कहीं ना कहीं उसी पॉइंट को ही तो बता रहा है, जितनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतने ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी।
क्योंकि बेटा जब साइज छोटा होगा तो दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कंपेरेटिवली ज्यादा देनी पड़ेगी। नहीं समझे? वापस समझा देते हैं। दो एटम्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो आप खुद बताना, दो लोगों के बीच में अगर बॉन्ड तोड़ना है, दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है ना, कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पाता, इसलिए नहीं चल पाता, है ना। अब काफी बच्चे बोलेंगे मैम आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। हाँ, तो देयर इज अ डिफरेंस बेटा, ये सच्चाई है लाइफ की। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, याद करने का तरीका है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कभी नहीं भूलोगे। दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस जितना कम होता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतनी कम होती हैं, डिस्टेंस कम होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो किसी तीसरे का उनका बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको बहुत एफर्ट देने पड़ेंगे, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं पे डिस्टेंस ज्यादा है, इसको किसी ने कुछ बोला, इसको किसी ने कुछ बोला, डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है। क्योंकि बेटा साइज जितना छोटा होगा, एटम्स का साइज जितना छोटा होगा, तो इतना तो हमें पता है ये छोटा साइज है, तो भाई डिस्टेंस कम होगा, तो डिस्टेंस कम होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन के केस में बेटा यही होता है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। अब यहाँ पे ये मत सोचने बैठ जाना कि मैम थोड़ी देर तो पहले आप बोल रहे हो कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है और इनकी कम होती है। बेटा यहाँ पर मैं बात कर रही थी इनके एलिमेंटल स्टेट की, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूं कि अगर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ कैसा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, फॉस्फोरस का फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो इस केस में कंपैरेटिवली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? भाई जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जहां ज्यादा होगा, जहां पे कैटिनेशन ज्यादा होगा। तो इनका साइज छोटा होने की वजह से, अब ये एक्सेप्शन आया बेटा, ये एक्सेप्शन आया हमारे पास क्या, कि इनका जो कैटिनेशन होता है वो हाई होता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, हाई होती है, तो इनका कैटिनेशन भी क्या होता है, हाई होता है। अब इस केस में क्या होता है, ये जो हमारे पास एटम्स हैं, जनरली ये होना चाहिए था, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है। अब इस केस में नाइट्रोजन सिंगल एटम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सिंगल एटम फॉस्फोरस, भाई यहाँ तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़नी, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमें समझ नहीं आया मैम कि कैसे ये हुआ। तो समझो, अब ये जो नाइट्रोजन एटम्स हैं, ये हमारे पास जो एक्सेप्शन आया उसका रीजन समझो, ये एक एक्सेप्शन है, तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair on smaller size atom, lone pair repulsion increases, और लोन पेयर रिपल्सन अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, लोन पेयर रिपल्सन बढ़ने की वजह से अगर घर में रिपल्सन हो जाए, झगड़े हो जाए, तो बॉन्ड तो वैसे ही वीक होता है, चाहे कितने भी पास रहो, बॉन्ड वीक होगा तो एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, कि अब हमें एनर्जी कंपैरेटिवली कम देनी पड़ेगी। तो ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर, नाइट्रोजन का साइज छोटा था फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन का साइज सल्फर से छोटा था, फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा था। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, फॉस्फोरस के पास भी उतने लोन पेयर प्रेजेंट है एक बॉन्ड बनाने के बाद, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, सल्फर के पास भी लोन पेयर, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर। लेकिन
डिस्टेंस कम है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, तो इन दोनों के लोन पेयर आपस में ही रिपल्सन कर रहे हैं। रिपल्सन कर रहे हैं, तुमने तो पहले ही झगड़ा कर लिया, झगड़ा कर लिया, बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, ये लोन पेयर इस लोन पेयर के साथ कंपैरेटिवली कम रिपल्सन करेंगे। दूर है ना, दूर है तो झगड़ा कम होगा, झगड़ा कम होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली मेंटेन्ड रहेगी। तो ये वो प्रॉपर्टी है बेटा एनोमलस बिहेवियर। यहां पर मैं पहले ही बात कर लूं आपसे कि सिंगल बॉन्ड में हम प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हैं। हमें होना ये चाहिए था, लिखा है मैंने, जनरली क्या होना चाहिए था बेटा, जिसका साइज छोटा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कैटिनेशन उतना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा, और जितने ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। यही तो रीजन है कि नाइट्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है N2, लेकिन फास्फोरस 4 सिग्मा बॉन्ड बना पा रहा है। क्यों? लोन पेयर और लोन पेयर आपस में कंपेरेटिवली कम रिपल्सन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का रीजन यही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन स्मॉलर साइज एटम, लोन पेयर इंक्रीजेस, रिपल्सन इंक्रीजेस, और रिपल्सन अगर होने लग जाए, झगड़े अगर होने लग जाए तो एनर्जी कम देनी पड़ती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसीलिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन, क्लोरीन में इन तीनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली ज्यादा है इन तीनों से। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दैट नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी to form p-pi multiple bond due to small size and high electronegativity. I think that is already discussed. मैंने आपको बता दिया, जैसे हमने कार्बन में डिस्कस किया था, सेम एज इट इज बेटा। आप नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के साथ भी देखोगे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी देखोगे, इसकी टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, क्योंकि यहाँ पर इस एटम का जो साइज होता है वो छोटा होता है। इसके p ऑर्बिटल्स कंपैरेटिवली इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं। इफेक्टिव ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग करके हमेशा कौन करता है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। वो ओवरलैपिंग करके ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और मल्टीपल बॉन्ड में भी p पाई बनाता है। क्लियर? p पाई। वहीं पे जो हायर एलिमेंट्स हैं या जो हैवियर एलिमेंट्स हैं लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनकी टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है p पाई बॉन्ड बनाने की, क्योंकि ज्यादा लार्ज साइज हो जाता है। नो इफेक्टिव ओवरलैपिंग, आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की कि वो कंपैरेटिवली एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट बेटा, नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। अगेन बेटा ये पॉइंट भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। अब समझना ये पॉइंट कैसे। भाई नाइट्रोजन जो है बेटा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3। मैम प्रूफ करो कि वैलेंसी 4 भी कैसे शो कर रहा है, वैलेंसी 4 भी कैसे शो कर रहा है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 भी कैसे शो कर रहा है। इसको तो 3 ही करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके पास तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो दिख रहा है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर कि इसके पास 2d तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 2d एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो अब इस केस में ये जो 2s2 होता है और ये 2p3 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो ये नाइट्रोजन है, इसके पास ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s वाले। तो यहाँ से ये 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है ना बेटा, 3 बॉन्ड, एक यहाँ से बना सकता है, एक यहाँ से बना सकता है, और एक यहाँ से बना सकता है। और ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसको डोनेट करके ये क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक एटम जितने बॉन्ड बना रहा होता है वो क्या कहलाती है? उसकी कोवैलेंसी। तो नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी अगर 4 भी शो करता है तो वो किस तरीके से करता है कि ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो बना लेते हैं सिंगल 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 बॉन्ड, और ये जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर यूज्ड in the form of coordinate bond।
लेकिन हम कहीं कहीं पर देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, हम कहीं कहीं पर देखेंगे कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। जब हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 एग्जिस्ट करती है वो एक अलग रीजन है। वो कैसे करती है, वहां पर कौन सा बॉन्ड होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ एक पॉइंट एकदम रिकॉल रखना बेटा कि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकता है बेटा, नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और बाकी हमें जो मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा जो हायर एलिमेंट्स हैं, हायर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, हायर एलिमेंट्स कौन है बेटा, हायर एलिमेंट्स फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया। तो ये जो हायर एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2, NP3 और ND भी खाली ही पड़ा है। मतलब अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये रहा NS2, ये NP के 3 और ये ND के 5 ऑर्बिटल्स। अब इस केस में अगर हम देखें इन्हें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये D पूरा खाली पड़ा है। तो जब ये अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जब ये अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है हायर एलिमेंट्स में। तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर ये एक ऑर्बिटल है इसका, ये 3 P के और ये D के 5 है। तो क्या प्रतीत हो रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो अब ये मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5। तो बाकी जो रेस्ट मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो हायर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड पाई बॉन्ड हमेशा बाद में बनता है। क्लियर, तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड फर्स्ट, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड फर्स्ट, ये हमेशा ध्यान रखना, पहले हमेशा सिग्मा बनता है, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड लेटर, ये हमेशा बाद में बनते हैं। क्लियर, तो ये नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर चल रहा है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो कर सकता है, लेकिन हायर पीरियड एलिमेंट्स कोवेलेंसी 4 से ज्यादा शो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, नाइट्रोजन जो है दैट कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, बट हैवियर एलिमेंट्स और वी कैन से इट हायर एलिमेंट्स कैन फॉर्म पी पाई डी पाई फॉर्म। पहली बात मैम, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड होता क्या है वो समझते हैं बेटा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई सा भी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, कोई सा भी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात बेटा, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, पी पाई ओवरलैपिंग कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल खाली होता ही नहीं है। लेकिन बाकी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ। तो यहां पर बेटा, यहां पर ये क्या है, ये है PO4-3। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज पढ़ी हुई है, ये चीज पढ़ी हुई है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है और दूसरा हमेशा पाई होता है, और वो पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना है ये हम पता कर सकते हैं, और वो पी पाई या पी पाई डी पाई होने के लिए 1 एलिमेंट शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड। तो यहां पर अगर मैं देखूं बेटा इस ऑक्सीजन को, तो ये सेकेंड पीरियड से है, लेकिन नाइट्रोजन जनरली कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा तो भी वो अपना p ऑर्बिटल ही दे सकता है, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं हो सकता, इसलिए वो कभी भी p पाई d पाई नहीं बना सकता। लेकिन हायर एलिमेंट, हैवियर एलिमेंट बोलो या हायर एलिमेंट्स बोलो इस मेंबर्स के, तो p जो है, इस p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 3s2 3p3। अब इस केस में
इस 3s2 3p3 में ये 3s2 और ये 3p3, इस केस में क्या हुआ बेटा, इसका डी खाली पड़ा हुआ है, डी खाली पड़ा हुआ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इसके पी के 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये इसके 5 ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इस केस में क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे इस फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 1 2 3 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि इसने जो सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं उस सिग्मा बॉन्ड में एक s और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। तो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। और आपको ये तो पता ही होगा बेटा कि कोलेटरल ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब इस केस में ये जो फास्फोरस है इसके तीनों पी ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो गए। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये जो पाई बॉन्ड बना है उसके लिए ये तो फिक्स है कि ऑक्सीजन के पास तो भाई पी ऑर्बिटल ही होता है, तो इसने तो अपना पी ही दिया होगा, उसने तो अपना पी ऑर्बिटल ही दिया होगा ओवरलैपिंग के लिए। क्या बेटा, पी ऑर्बिटल ही दिया होगा ओवरलैपिंग के लिए। लेकिन इस फास्फोरस ने कौन सा ऑर्बिटल दिया, उसने दिया वो ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और ये अपना ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल देता है ओवरलैपिंग के लिए, और ये ओवरलैपिंग फिर कहलाती है पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ओवरलैपिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है बेटा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो वहां से डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब नाइट्रोजन क्यों नहीं बना पाता डी पाई पी पाई, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो हमेशा मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड 4 भी बना रहा होगा, 3 उसमें से पी के हमेशा इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो उसके पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं कि वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कर सके, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, तो वो अपने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल को यूज करते हुए ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकता है। तो उसे हम कहते हैं, यही इस प्रॉपर्टी से डिफाइन हो रहा है। नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन में अगर ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन भी बना है ना, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, आप जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इसके दोनों p ऑर्बिटल, दोनों के pp ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं दोनों पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ये दोनों पाई बॉन्ड जो बने p पाई ओवरलैपिंग से बने हैं। तो नाइट्रोजन कभी भी p पाई d पाई नहीं कर सकता। रीजन क्लियर है, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ यही प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, हायर elements can show covalency maximum of 6 as in pf6 minus due to presence of vacant d orbital। जो हायर पीरियड मेंबर्स होते हैं जितने भी हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 है, तो दे कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये इनका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन माइंड में अराइज हो रहा होगा, मैम फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 ही हैं, एक और बॉन्ड कैसे बन रहा है? बेटा अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की भी, तो भी बॉन्ड बन सकता है। तो इसीलिए ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 शो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? प्लस माइनस साइन लगा दो वैलेंसी के साथ, तो वो क्या हो जाती है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं नाइट्रोजन एटम की बात करूं, नाइट्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी?
किसी की भी अगर आपको हायर ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और किसी की भी आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, बेटा अभी उस पर ध्यान देना जो मैं लिख रही हूं। किसी की भी आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है या आपको किसी की भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, आप निकाल सकते हो। कैसे बेटा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला या आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला, प्लस को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ बेटा? प्लस को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और किसी की भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैलेंसी से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी नाइट्रोजन फैमिली की, उसकी रेंज कहां से लेकर कहां तक होगी? -3 से लेकर +5। ये सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे आपको -3 मिलेगी, +3 मिलेगी और +5 मिलेगी। Stability of -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size. Size increase होता है, metallic character, electronegativity decrease होती है। Bismuth hardly forms any compound in -3 oxidation state. क्योंकि भाई अगर कोई मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, गेन करने की नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को लूज करता चला जा रहा है, तो माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तब उस पर माइनस चार्ज आता है। एज इट इज बेटा, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कैसे बेटा? देखना ध्यान से। नाइट्रोजन, क्या हमारे पास मेंबर्स हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3। तो यहां पर अगर मैं बोलूं इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकती है बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +5, जो हम पांचों इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करते हुए बता रहे हैं। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो +3 हो जाएगी। तो जैसे जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप आने पर फ्रॉम 5th to 6th पीरियड, यहां पर भी क्या हो जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहां पर मुझे इतना रुकने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही तो लिखा हुआ है, पढ़ना बेटा ध्यान से। ठीक है, तो बिस्मथ एक ही कंपाउंड बनाता है दैट इज BiF5। ठीक है, वेल कैरेक्टराइज्ड ओनली। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जनरल पॉइंट्स हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज निकालना सीख जाओगे कि ये फैमिली के मेंबर्स कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया। अब इसके देखो एग्जांपल्स है हमारे पास बहुत सारे। देखो बेटा क्या क्या एग्जांपल्स है हमारे पास, देखना बेटा ध्यान से। यहाँ पर अमोनिया, N2H4, NH2OH, N2, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। आप चाहो तो इन सबको सेपरेट लिख लो, आप चाहो तो इनको सेपरेट लिख लो। लिख लेते हैं भाई। देखो हमें कैलकुलेट करनी थी अमोनिया की, अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, कोनो दिक्कत नहीं। इसको मानो X प्लस, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा भाई? हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा और 3 हाइड्रोजन है उस पर +1 चार्ज है बराबर 0, तो X की वैल्यू -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा नाइट्रोजन की अमोनिया में? -3। N2H4, N2H4 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमने क्या माना बेटा?
नाइट्रोजन को x माना, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 2x प्लस 4 बराबर 0, 2x बराबर -4, x की वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। तो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, इसको x मानते हुए सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो रेंज देख रहे हो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि नाइट्रोजन की रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट की -3 से +5 है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। कोई भी एलिमेंट बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 के बीच में है, स्पेशली +1 से लेकर +4 तक, जब जब किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 के बीच में है, तो वो दोनों का काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी, यानी कि वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है। एग्जाम्पल HNO2, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसने फॉर्मेशन किया नाइट्रिक एसिड हीट करने पर +5 और NO गैस का फॉर्मेशन किया, तो +3 से +5 में गया, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। +3 से +2 में गया, क्या हो रहा है, रिडक्शन। व्हेन सेम एलिमेंट in a compound get oxidized and reduced in a reaction, then this reaction is known as disproportionation reaction। ये पूरा redox का पार्ट है। सेम एज इट इज बेटा, H3PO2 में फॉस्फोरस भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 से +5 में गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से -3 में गया, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, क्या हो रहा है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो आज हमने बेटा जो पढ़ा, मैं उसे जल्दी से हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि आप नोट्स प्रॉपर नोट डाउन करना बेटा, बाकी हम कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का कंक्लूजन आप भी लिखेंगे, विद ऑर्डर लिखेंगे बेटा, ज्यादा बेटर होगा। कंक्लूजन ये कि आज हमने क्या स्टार्ट किया बेटा, आज हमने स्टार्ट किया है नाइट्रोजन फैमिली। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, नाइट्रोजन फैमिली का आज हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने इसकी एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की। एटॉमिक रेडियस के बाद हमने इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की। कोई एक्सेप्शन नहीं था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन था। नेक्स्ट हमने बात की इसका एनोमलस बिहेवियर, और इसके एनोमलस बिहेवियर की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं। कहाँ गायब हो गया, लिखने में ही नहीं आ रहा। हमने वो सारी चीजें डिस्कस की बेटा, वापस लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की ऑक्सीडेशन स्टेट की। बस इतना पढ़ा बेटा, अच्छे से इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, स्टे मोटिवेटेड। मैंने थर्सडे को ऑफ लिया था बेटा क्योंकि अर्जेंट काम आ गया था, लेकिन मैंने नोटिफिकेशन ये डलवाने को बोला था कि क्लास पोस्टपोन कर रही हूँ सैटरडे के लिए। सैटरडे रेगुलरली क्लास नहीं होती ना, तो आज क्लास हो गई है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर हो गई हैं। हमें अगर ग्रुप 13-14 का बेसिक समझ आ गया है तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आज हमने वही पढ़ी है। एक बार आज की क्लास को पूरा पढ़ना और सोचना कि क्या कुछ ऐसा था जो हमें नहीं आता था, हमें बस पता चलना था कि अच्छा ऐसा होता है, इसका ऑर्डर ये होता है, इसमें ये एक्सेप्शन है। सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी आपको आता है। अब एक बच्चा बोल रहा था, मैंने एलोट्रॉप्स में बोल दिया था ना, 10th क्लास में पढ़ा, बच्चा बोलता है मैम आप ये मत बोला करो। अरे बेटा पढ़ा मैं पूरा रही हूँ, बट ये मेरा राइट है कि मैं इतना बोल सकती हूँ कि 10th क्लास में ये था, तो पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा, इट्स ओके, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ ना पूरा। मेरा तो प्रॉमिस है आप लोगों को कि मैं जीरो से हीरो बनाऊंगी, तो हम जीरो से ही चले हैं। लेकिन बेटा आप ऐसे मत बुरा माना करो,
पढ़ा था इसलिए तो बोला, लेकिन मैंने तो पूरा पढ़ाया ना कल भी, तो एज इट इज बेटा इसको भी पूरा पढ़ेंगे। ग्रुप 13-14 के बेसिक्स यूज करते हुए हमने आज की क्लास को डिस्कस किया है। कल हम और नई चीजें पढ़ेंगे, इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली कंपैरेटिवली बड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू एंड स्टे मोटिवेटेड एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग यार, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना बेटा, कल की क्लास में कोशिश करूंगी कि एमसीक्यू फिर से लेकर आऊं। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।